वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 सेट्स स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्लास 11th में जो चैप्टर 1 है सेट्स, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं ताकि आपको समझ में आए इसमें हम क्या पढ़ेंगे और ये चैप्टर एक्चुअल में है क्या। तो बच्चों सेट्स होता क्या है, ठीक है। तो सेट होता क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है बच्चों? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि आपके बुक में डेफिनेशन गिवन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, अभी भी समझो आप कि जो भी आपको गिवन इंफॉर्मेशन होगी वो सबके लिए सेम होगी। सबके लिए क्या होगी? सेम होगी। और आप ये भी कह सकते हो वो एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। एक तरह से क्या होगा? वो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा और सबके लिए क्या होगी? सेम होगी। यूनिवर्सल ट्रुथ होगा और क्या कह सकते हैं? सेम फॉर एवरीवन। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि सेट ए हमें गिवन है, ए उसके एलिमेंट से ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है। अब बच्चों ये क्या है? वॉवल्स हैं। क्या है ये सब? वॉवल्स हैं। क्या ये वॉवल्स सबके लिए सेम है या नहीं है? यस, ये बच्चों सबके लिए क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक पर्सन के लिए सेम होंगे कि ये नहीं मेरे अकॉर्डिंग वॉवल कुछ और है या उसके अकॉर्डिंग कुछ और है। नहीं, वॉवल सबके लिए सेम ही होते हैं और वो क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। अब बच्चों सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, सेट हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है। कैपिटल लेटर से आप उसे डिनोट करोगे। ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रैकेट गिवन है इसे हम ब्रेसेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रेसेस कहते हैं। और जो भी अंदर इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो सारे के सारे क्या होते हैं? उस सेट के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। बच्चों इस चैप्टर में आप कई सारे न्यू सिंबल्स के बारे में सीखोगे। जैसे एक सिंबल है ये कैसे बनेगा? आपको एक छोटा सा यू बनाना है और यू के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, क्या बनाना है आपको? एक यू बनाना है और यू के बीच में क्या ड्रॉ कर देनी है? एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। ठीक है। अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स बिलोंग्स टू। अभी हम आगे सीखेंगे बट अभी आप इसे सिंपली नोट करके लर्न करो, बिलोंग्स टू। इसी तरह एक और सिंबल है जो इस बिलोंग्स टू को कट करता है। इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। अब बच्चों हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म होती है हमारे पास। सेट को रिप्रेजेंट करने की हमारे पास दो फॉर्म होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, तो बच्चों सेट को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारी होती है रोस्टर फॉर्म होती है जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और एक हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म।
ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये बच्चों आप बस सिंपली नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से विद इन ब्रेसेस, और ब्रेसेस के अंदर हमें क्या नोट डाउन करने होते हैं? सारे के सारे गिवन एलिमेंट नोट डाउन करने होते हैं। सेट एक्चुअल में होता क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, या सिंपल टर्म्स में बात करें, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं बच्चों। आगे जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है कि जब कभी भी हम किसी पर्टिकुलर सेट के बारे में बात करेंगे तो ये कुछ गिवन सिंबल्स है जो आपको यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सेट बनाना है इवन नंबर का, तो आप इवन नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल ई से। ऐसे ही सेट ऑफ ऑड इंटीजर को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल ओ से। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को आप किससे इंडिकेट करोगे? कैपिटल एन। ऐसे ही सेट ऑफ ऑल इंटीजर कैपिटल जेड। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर कैपिटल क्यू। सेट ऑफ रियल नंबर आर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जेड एंड सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर क्यू। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आर। तो ऐसे ही बच्चों और आगे ऐड ऑन होंगे, बट ये बेसिक्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें, हमसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि कौन से इनमें सेट हैं। अगर सेट हैं तो आपको क्या करना है? आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। तो फर्स्ट पार्ट, तो बच्चों क्या हमें पता है कि एक मंथ में, एक ईयर में 12 महीने होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं? तो बच्चों हमारा फर्स्ट है जनवरी, देन जून एंड देन जुलाई। क्या बच्चों मैं कह सकता हूँ ये सबके लिए सेम होंगे कि कोई भी पर्सन इन्हें कम नहीं कर सकता, ना ही ज़्यादा कर सकता है? तो एक तरीके से एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ये, और सबके लिए क्या है? ये सेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस सेट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो एक तरह से वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। सो ये क्या एक तरह का सेट है। तो आंसर करते हैं इसका यस। अब सेट क्यों है आपको उसका रीज़न भी लिखना है, जस्टिफाई करना है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। बिकॉज वन कैन डेफिनेटली identify the month beginning with letter जी। तो बच्चों ये हमारी जस्टिफिकेशन हो गई। ऐसे ही मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये हमारा सेट नहीं है, नो। ठीक है, अब सेट नहीं है, क्यों नहीं है ये तो आपको जस्टिफाई करना होगा। क्योंकि बेटा अगर मेरे से पूछा जाता है कि आप डिटरमाइन करो इंडिया के टॉप टैलेंटेड राइटर्स, तो मैं अपना एक क्राइटेरिया सेट करूँगा कि जो भी राइटर्स होंगे उनके अंदर ये चीज़ें होनी कंपलसरी है। तो ऐसे ही मैंने ए को सेलेक्ट कर लिया, बी को कर लिया, सी को और डी को कर लिया। ठीक है बच्चों, एग्जांपल मैंने कुछ राइटर्स ले लिए, ए बी सी डी। ठीक है, ऐसे ही मेरे फ्रेंड को बोला गया कि आप भी सेलेक्ट करो, तो उसने भी सेलेक्ट कर, उसने करा, एम कर लिया, क्यू कर लिया, जेड कर लिया। ठीक है, ये बच्चों राइटर्स के नेम है। तो मैंने क्या क्राइटेरिया सेट करा था
कि ये वेल एजुकेटेड होने चाहिए, वेल क्या होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, सब ने पीएचडी करी हो, और राहुल ने भी कोई ना कोई क्राइटेरिया चूज़ करा होगा कि सब ने मैक्सिमम या मिनिमम 100 बुक्स लिखी हो। तो क्या दोनों के क्राइटेरिया कभी सेम हो सकते हैं? नहीं, कभी सेम नहीं हो सकते। तो सबका वे ऑफ सेलेक्टिंग द पर्सन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो ये सबके लिए सेम नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, सेट नहीं है। बिकॉज, रीज़न होगा बिकॉज डिटरमाइनिंग a writer's talent may vary from person to person। ठीक है, ऐसे हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो बच्चों ये भी क्या है, एक सेट नहीं है। अब सेट क्यों नहीं है? मानो मेरे से पूछा गया कि भाई आपको 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के बारे में बताना है, तो मैंने कहा कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो सचिन है, विराट कोहली है, एसेट्रा। ऐसे किसी और पर्सन से कहा उसने कि भाई मेरे को तो ये पसंद है, मेरे को वो पसंद है। तो दोनों के जो क्राइटेरिया थे सिलेक्शन के वो अलग थे, और वो वेरी करेंगे ही करेंगे पर्सन टू पर्सन। किसी ने किस बेसिस पर सेलेक्ट किया कि भाई सबसे मैक्सिमम सेंचुरीज किसने मारी है, किसी ने इस बेसिस पे करा कि मैक्सिमम रन किसने मारे हैं पर ओवर। तो सबका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। इसीलिए ये क्या है, सेट नहीं है। ठीक है, बिकॉज डिटरमाइनिंग, सेम वही, बिकॉज डिटरमाइनिंग बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन of the world, या because the criteria for determining best cricket batsman of the world may vary from person to person। बच्चों स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है, बट स्टेटमेंट ऐसे लिखो जो आपके आंसर को पूरी तरह जस्टिफाई कर सके। फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये एक सेट है। अब क्यों सेट है, क्योंकि बच्चों क्लास में अगर 10 बॉयज़ हैं तो सभी के लिए 10 होंगे। वो ये तो है नहीं कि कोई आएगा काउंट करेगा कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ 8 हैं, दूसरा पर्सन आया उसने कहा नंबर ऑफ़ बॉयज़ 7 है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। सबके लिए नंबर ऑफ़ बॉयज़ उस फिक्स क्लास में सेम ही होंगे, इसलिए ये क्या है, एक सेट है। ठीक है, इसका रीज़न भी लिख लेते हैं, बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई a boy who belongs to this collection। ठीक है, मूव करते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पर। तो बच्चा फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ, तो बच्चों नेचुरल नंबर लेस देन 100 सबके लिए सेम ही होंगे। ये तो है नहीं है मेरे लिए कुछ और है आपके लिए कुछ और है, नहीं, ये सबके लिए सेम है। ठीक है, तो इसलिए भी क्या होगा, एक सेट होगा, बिकॉज वन कैन
definitely identify a number that belongs to this collection. This collection मतलब collection of all natural number less than 100. 6th पार्ट की बात करते हैं हम. A collection of novel written by मुंशी प्रेमचंद. तो बच्चों ये भी क्या एक सेट है, क्योंकि अगर मुंशी प्रेमचंद ने 10 नावल लिखी है तो हर एक के लिए वो 10 ही नावल होगी. ये नहीं कि किसी के लिए 8 है या किसी के लिए 11 है, नहीं, सबके लिए वो क्या होगी, सेम होगी. इसीलिए ये भी क्या एक तरह का सेट है. बच्चों स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो इसकी भी. हम 7th पार्ट पे चलते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. तो बच्चों ये भी क्या एक तरह का सेट है, क्योंकि जो भी इवन इंटीजर हैं वो सबके लिए सेम ही होंगे ना. ये थोड़ी ना कि आपके लिए कुछ और होंगे, मेरे लिए कुछ और होंगे, नहीं, सबके लिए वो क्या होंगे, सेम ही होंगे. ठीक है. तो इसलिए ये भी क्या एक तरह का सेट है कि वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई द नंबर दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन. इसके स्टेटमेंट भी आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो. नेक्स्ट हमारे 8th पार्ट की बात करते हैं. कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. बच्चों ये भी यस होगा, क्योंकि हमें पता है इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं. अगर मानो इस चैप्टर में 40 क्वेश्चंस हैं तो सभी की बुक में 40 क्वेश्चंस होंगे. ये तो है नहीं कि किसी की बुक में 50 क्वेश्चन होंगे या 70 होंगे या 20 होंगे, नहीं, सबकी बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, सेम होंगे. ठीक है. इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं. अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. तो बच्चों ये सेट नहीं है. अब क्यों नहीं है कि इसमें भी जो क्राइटेरिया होगा सेलेक्ट करने का, इसमें भी जो क्राइटेरिया होगा सेलेक्ट करने का, मोस्ट डेंजरस एनिमल, वो पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा. कि किसी ने किस बेसिस पे डेंजरस बोला कि भाई ये बहुत बड़ा है, इन सबके साइज़ क्या हैं, बड़े हैं, इसलिए मुझे डेंजरस लगते हैं. किसी ने इसलिए डेंजरस कहा कि ये बहुत तेज़ भागते हैं या देखने में काफ़ी डरावने लगते हैं. तो ये भी सबके लिए डिफ़र करेंगे, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा क्राइटेरिया, इसीलिए एक तरह का सेट नहीं है. ठीक है. बच्चों मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे. अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है कि हमें ये बताना है कि जो हमें सेट में एलिमेंट्स गिवन है, जो हमें सेट में एलिमेंट गिवन है, क्या वो इन्हें बिलोंग करते हैं या नहीं करते. ठीक है. क्या वो इन्हें बिलोंग करते हैं या नहीं करते. तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये. जैसे मैंने आपको बताया था, अगर बिलोंग करते हैं तो हमें ये साइन यूज़ करना है, बिलोंग्स टू. अगर बिलोंग नहीं करते तो हमें बस इंटरसेक्ट करना है, नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट. बिलोंग्स टू. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट. बच्चों हमें एलिमेंट ए गिवन है, सेट ए गिवन है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6. और अब हमें बताना है फर्स्ट कि जो 5 है क्या वो एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है या नहीं करता. इसका मतलब जो गिवन एलिमेंट है 5, क्या वो सेट ए में है या नहीं है. हाँ, हमने देखा कि 5 सेट ए का एलिमेंट है. जो 5 है वो सेट ए का एलिमेंट है. इट मीन्स ये इसको क्या करता है, बिलोंग करता है. ठीक है बच्चों. ऐसे सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं. सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है क्या 8 जो एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करता है. देखते हैं. 1 2 3 4 5 6. तो बच्चों इसमें 8 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये इसको बिलोंग नहीं करता. इसके हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं.
क्या सेट ए का एलिमेंट 4 है? यस, सेट ए में एलिमेंट 4 है, तो ये इसको बिलोंग करता है ना बच्चों? इजी। चलिए फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। 0 क्या सेट ए का एलिमेंट है या नहीं है? तो हमने देखा 0 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये इसको बिलोंग नहीं करता। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चे। थर्ड एंड फोर्थ नहीं है, ये थर्ड और ये फोर्थ है, आप देख लेना। तो फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। 2 क्या सेट ए का एलिमेंट है या नहीं है? यस, 2 सेट ए का एलिमेंट है, ये इसको बिलोंग करता है। सिक्स पार्ट की बात करते हैं। 10, तो बच्चों 10 आपको नहीं दिख रहा है इसमें? नहीं, तो ये इसको बिलोंग नहीं करता। ठीक है, आसान था बच्चों। मूव करते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 क्लियर होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है? राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो बच्चों मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, स्टार्टिंग में, कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 फॉर्म यूज़ करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब हम उसे सीखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, a equals x, x is an integer and x is more than equals to -3 but less than 7। बच्चों ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, अब इसे भी ध्यान से समझना कि ये क्या है क्या नहीं है। अब इसने कहा है x जो हमारा एलिमेंट है, x जो हमारा एक एलिमेंट है वो क्या है? एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। और वो इंटीजर कैसा है? वो -3 से बड़ा है। -3 से क्या है? बड़ा है, और -3 के इक्वल भी है, बट 7 से छोटा है। 7 के इक्वल नहीं है बच्चों, 7 से छोटा है। अब बच्चों इसमें कुछ सिंबल्स हमने और साइन यूज़ करे हैं, इसका मतलब भी समझ लेते हैं। तो ये जो हमने कॉलन यूज़ करा है, इसका मतलब होता है सच दैट। क्या होता है इसका मतलब? सच दैट। बच्चों याद रखना इसको। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो उसने क्या कहा है? एक सेट ए है। ठीक है, मैंने आपको कहा था किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ ए गिवन था इसलिए मैंने उसे ए से रिप्रेजेंट करा है। देन ब्रेसेस। अब x क्या है? x -3 से बड़ा है। तो बच्चों -3 से बड़ा कौन सा नंबर होता है? -3 से बड़ा 2 होता है। ठीक है, -1 होता है, 0 होता है। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि जो x है वो 7 से छोटा भी है। जो x है वो 7 से क्या है? छोटा भी है। चलो तो 7 से छोटे सारे नंबर लिखते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की बात। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि सेट बी का जो एलिमेंट x है वो क्या है? एक नेचुरल नंबर है बट लेस देन 6 है। नेचुरल नंबर है, लेस देन 6। तो बच्चों बहुत आसान है। बी ब्रेसेस। उसने क्या बोला है कि x एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3
4 एंड 5। हमने 5 पे से इसलिए एंड कर दिया क्योंकि उसने क्या कहा है, x जो नेचुरल नंबर है वो 6 से क्या है, छोटा है। तो 6 से छोटा कौन सा नंबर है, 5। मूव करते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर। एलिमेंट x, और x क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सम क्या होगा, 8 होगा। बच्चे थोड़ा समझना, इसने क्या बोला, हमें वो उन सारे 2 डिजिट नंबर्स को लिखना है जिसका सम 8 आ रहा है। जैसे 17, 1 + 7 कितना आ गया, 8 आ गया। 26, 2 + 6 कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमें ऐसे सारे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम कितना आए, 8 आए। ठीक है, तो बच्चों ये भी आसान है काफ़ी। ब्रेसेस, तो सबसे पहला नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 17, उसके बाद 26, उसके बाद 35, देन 44। अब इसी को रिपीट कर दो, 53, ठीक है, 62 एंड 71। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेट बन गया रोस्टर फॉर्म में। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, डी पार्ट है जो हमारा। सेट डी का जो एलिमेंट है वो प्राइम नंबर है और डिवाइज़र ऑफ 60 भी है। प्राइम नंबर विद डिवाइज़र ऑफ 60। तो बच्चों ये भी आसान है। अब वो प्राइम नंबर भी है, ठीक है, क्या है, तो मैं कह सकता हूँ 2 के टेबल में 60 आता है, यस, और 2 एक प्राइम नंबर भी है। आगे मूव करते हैं। 3 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि 3 अपने टेबल में आता है, इसलिए क्या है, प्राइम नंबर है, और 3 60 को भी डिवाइड करता है। आगे मूव करते हैं। 5 एक प्राइम नंबर है और ये 60 को भी क्या करता है, डिवाइड करता है, या 60 का भी क्या है, डिवाइज़र है। बच्चों इसके बाद काफ़ी सारे नंबर्स है, बट ऐसा नंबर कोई भी नहीं है जो प्राइम हो और 60 को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो हम इसे यहीं पे क्लोज कर देंगे। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। सेट ई है, उसके एलिमेंट कौन से हैं, TRIGONOME ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ध्यान रखना, जब कभी भी हम सेट बनाते हैं, ठीक है, तो आपको किसी भी एलिमेंट को दोबारा रिपीट नहीं करना। ध्यान रखना, जब आप कभी भी रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में आओगे या सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में आते हो, तो आप उस एलिमेंट को रिपीट नहीं करोगे। तो हम सिर्फ लिखते हैं T, देन R, देन I, देन G, देन O, N, M, उसके बाद E एंड Y। ठीक है बच्चों, यहाँ T आया तो मैंने T दोबारा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी हम T को ले चुके हैं। ठीक है, O देखो दोबारा हमने दोबारा नहीं लिया, क्यों, क्योंकि O ऑलरेडी हम ले चुके हैं। समझ गए बच्चों। तो कभी भी सेट बनाओ तो ध्यान रखना, आपको किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। देन सिक्स पार्ट की बात करते हैं। सेम ये भी इसी तरीके से है। तो सबसे पहले B, देन E, देन T। तो T के बाद T रिपीट आप उसे नोट नहीं करोगे, E भी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, देन R। बच्चों ये थी हमारी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर को हमने किस में कन्वर्ट करा,